Hello guys, welcome back to the channel. I'm Khushbu Goswami and I'm here with a new series of our polity by Lakshmikant. So without wasting any time, let's get stick to the topics which we had done earlier. हम लोगों ने पिछली बार क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार पिट्स एक्ट और एक्ट ऑफ 1786. तो पिट्स एक्ट में हमारी क्या दो मेन पार्ट थे कि उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और हमारा एक मेन पार्ट क्या था इसका कि इसमें ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया था उन टेरिटरीज़ को जो कि अंडर थी ब्रिटिश के कंपनी रूल के। अभी तक हम कंपनी रूल में काम कर रहे हैं, क्राउन रूल पे अभी हम नहीं आए हैं। तो अब इन सब के बाद में एक एक्ट ऑफ 1786 आया जिसमें कॉर्नवालिस बने थे हमारे गवर्नर जनरल बंगाल के, और उन्होंने क्या मांगा था? डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि उन्हें कमांडर इन चीफ भी बना दिया जाए। नाउ जब हम इसके बाद में बात करेंगे चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट क्या होते थे? चार्टर एक्ट्स हमारे हर 20-20 साल में रिलीज़ हुए थे। 1793 में हुआ था, उसके फिर 20 साल बाद इस तरीके से रिलीज़ हुए थे। और उन चार्टर एक्ट्स में क्या होता था? हमारी कंपनी को मोनोपोली का 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं हमारे? सबसे पहले तो वही था कि कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर चाहिए थी, तो उसने वो दे दी थी। और उन्हें कॉर्नवालिस को ही नहीं, अब इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग अब आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स को वो पावर प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। और सारे गवर्नर्स के जो भी थे हमारे सारी प्रेसिडेंसीज़ के, उनको भी। तो गवर्नर जनरल के पास इससे ज़्यादा पावर आ गई, वो ज़्यादा कंट्रोल करने लगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा यही हो गया कि गवर्नर जनरल जो थे उनको कॉर्नवालिस को और उनके बाद वाले सबको पावर्स दे दी गई, ठीक है। तो गवर्नर जनरल पे बहुत सारा पावर आ गई है, और जितनी भी हमारे गवर्नर जनरल से वो सारी प्रेसिडेंसीज़ पे जाके अपना कंट्रोल कर सकते थे। और इससे ट्रेड मोनोपोली बढ़ी थी, मैंने आपको बताया था ट्रेड मोनोपोली बढ़ेगी इससे 20 साल के लिए। तो यही है थर्ड पॉइंट कि ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया था फॉर अनदर 20 ईयर्स। और क्या था? इसे कमांडर इन चीफ बनाया गया था जो हमारा, लेकिन उसको हम ये कहेंगे कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर होगा नहीं। क्यों? जब तक नहीं होगा जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अभी ऊपर कॉर्नवालिस ने मांगा था कि उन्हें कमांडर इन चीफ बना दिया जाए, बट इस चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि अगर कमांडर इन चीफ है कोई, तो उसका गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो बनी हुई है हमारी, उससे कोई लेना देना नहीं होगा जब तक हम उसे अपॉइंट नहीं करेंगे। और उसने क्या कहा था? इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको ये कहा था कि पे जो किया जाएगा उन्हें, वो इंडियन रिवेन्यूज़ के बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। अब 1893 में आया, 1893 के बाद में 1813 में एक आया। देखिए 20 साल का गैप हो गया, हर 20 साल में क्योंकि रिवाइज होता था। तो अब जो दूसरा चार्टर एक्ट आया उसने क्या करा? उसने मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो पहले ने 20 साल की मोनोपोली दी थी और दूसरे वाले ने ख़त्म कर दी। और इन्होंने कहा कि जो हमारा इंडिया है वो सारे ब्रिटिश के ट्रेडर्स के लिए ओपन है, कोई भी आके यहाँ ट्रेड कर सकता है। बट इसने मोनोपोली जो हमारी चाइना की थी ट्री ट्रेड की, उन दो, ये देखो दो चीज़ें याद रखने की है, इसने सारी की सारी मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया था। मतलब कि अब कोई भी आके इंडिया में अपना ट्रेड कर सकता है, लेकिन जो इसके लिमिटेशंस हैं पूछी ये नहीं जाएंगी, पूछी लिमिटेशंस जाएंगी। ट्रेड किसकी किसकी बची थी? टी ट्रेड की और चाइना के साथ में जो ट्रेड थी, ठीक है। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। मतलब कि इन्होंने ये कह दिया कि जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज़ हैं उन सब पे जो मेन डिसीजन किसका होगा? ब्रिटिश क्राउन का। क्रिश्चियन मिशनरीज अब इसमें आ सकती थी। देखो एक ये अच्छा पार्ट है, इसका याद रखने वाला है, पूछा जाता है अक्सर कि कौन से चार्टर एक्ट में जो हमारा इंडिया था वो उसमें क्रिश्चियंस को भेजा गया। अब तक का पहले ना ब्रिटिशर्स आए थे सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, धीरे धीरे वो रूलिंग होने लगे और वो अपने रिलीजियस मैटर्स भी स्प्रेड करने लगे। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ को आने दिया गया यहाँ पे, एनलाइटेंड पीपल, मतलब उन्होंने एक तरीके से क्रिश्चियन बनाने के लिए इंडियन को बुलाया गया था। और हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन इसमें आ गई थी। जितने भी हमारे इंडिया में लोग रह रहे थे, जितनी भी टेरिटरीज़ थी ब्रिटिश के अंडर, उनमें वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होना शुरू हो गया। कुछ कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों ने हमारे लिए अच्छी भी करी थी, कुछ कुछ उन्होंने ख़राब भी करी थी। देखिए रूलिंग करने वाला पार्ट है ख़राब करना, लेकिन जो उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम वगैरह बनाया हमारे लिए वो थोड़ा अच्छा पार्ट है।
उससे हमारा इंडिया डेवलप भी हुआ। कुछ हमारी पुरानी जो हमारे सती प्रथा वगैरह थे वो सबको भी ख़त्म करा ये, और वुमेंस के लिए भी थोड़ा उन्होंने रिलीफ दिया। वो सब कुछ अच्छी चीज़ें की तो कुछ बुरी भी थी, लेकिन बुरी ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें भगाया गया। और उन्होंने क्या करा, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की परमिशन दे दी, और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उसे पनिश भी कर सकते हैं। तो 2 चार्टर एक्ट पढ़े अब तक। कौन कौन से थे? चार्टर 1793 का, जिसमें हमारा गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, और उसके पास पावर्स आई थी। उसके बाद में सारे गवर्नर्स को पावर्स दे दी गई और मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। और मोनोपोली को बढ़ाने के बाद में उन्होंने क्या करा कि कमांडर इन चीफ़ के लिए कह दिया कि कमांडर इन चीफ़ अगर मेंबर नहीं है काउंसिल का, तो जब तक उसे बनाया नहीं जाता तब तक उसका मेंबर नहीं रहेगा, उसे अपना इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चार्टर एक्ट आया 13 में, 20 साल बाद आया 93 के 1813 में। उसने क्या करा, ट्रेड मोनोपोली को जो है इंडिया के अंदर ख़त्म कर दिया ब्रिटिश की। लेकिन हाँ, कहाँ मोनोपोली बची थी? ट्रेड थी, टी के और ट्रेड विद चाइना, ये 2 चीज़ें बची हुई थी। और क्रिश्चियन मिशनरीज इसी में एक्ट में आई 1813 के एक्ट में। और इसने क्या करा, वेस्टर्न एजुकेशन को हमारी बढ़ावा दिया, स्प्रेड किया। और लोकल जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स लगाएंगी, और टैक्स अगर नहीं दिया तो इंडियंस को बेचारों को फिर पनिशमेंट भी दिया जाएगा। अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, ये इसमें देखिए क्या क्या बात हुई। इसने गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ये एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है? कौन से एक्ट में कहा गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कहा गया। और उस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने हमारे इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बन गया था? गवर्नमेंट ने हमारा टेरिटोरियल जो भी अथॉरिटी थी उसको पूरा एंटायर टेरिटोरियल एरिया दे दिया था ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब अंग्रेज़ों को सारा इंडिया के ऊपर कब्जा करने का अधिकार दे दिया था। और इसने क्या करा, जो गवर्नर जनरल था कहाँ का, मद्रास और बंगाल का, उससे उसकी जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर्स थी वो छीन ली, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लॉ बनाने की पावर दे दी गई, लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई। और जो लॉज बनेंगी वो पुराने एक्ट्स जो थे, रेगुलेशंस थे, उसी के अंदर बनेंगी। कौन से एक्ट और रेगुलेशन? जो उन्होंने ब्रिटिश ने पहले हम पे इम्पोज करे होंगे वो। अब इसने क्या करा कि जो इस सब की वजह से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ थी एज अ कमर्शियल बॉडी, वो काम कर रही थी ट्रेडिंग वाला, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ख़त्म क्यों कर दिया? क्योंकि अब वो पूरी प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी भी नहीं रही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी का उन्हें और रेवेन्यू जनरेटिंग मैटर भी अब क्राउन के हाथ में चला गया है। और सबसे बड़ी बात क्या, एक सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है वो। उसका काम सिर्फ क्या है कि इंडिया पे रूल करना, और इन कंपनी की टेरिटरीज़ को जो था हमारा, उसको ये पार्ट ये दिखाया कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी या उनके हायर्स, उनके सक्सेसर्स के अंडर में काम करेंगे। उन्होंने राजाओं को तो दिखाया कि भैया हम तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या कर रहे थे, वो उन पे रूल कर रहे थे, उनके हर पार्ट में वो उन्हें दखलंदाजी करने लगे थे। तो चार्टर एक्ट ने क्या करा, हमारा अटैम्प्ट किया कि वो एक सिस्टम को बनाए ओपन। हाँ, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसमें परमिशन नहीं मिली थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आया भी है कि इंट्रोडक्शन हुआ था इसमें सिविल सर्वेंट्स के लिए कि इंडिया भी पार्ट ले सकता है, जैसे अब हमारा यूपीएससी होता है, पहले भी एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता था वो। तो इसमें सिर्फ एक क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसे मना कर दिया गया था। किसने मना कर दिया था? अपोजिशन हो गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, तो उन्होंने मना कर दिया इसमें कि नहीं, वो नहीं लेंगे। अब ये आता है 53, ये लास्ट चार्टर एक्ट है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद क्या हुआ था। 1857 में हमारा इन लोगों के इतने दंगे फसाद हो गए थे, इतना ज़्यादा इनका रूल हो गया था हम लोगों पर कि अब हम लोग इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और हमने क्या करा, 1857 में रिवॉल्ट कर दिया। तो नेक्स्ट 20 साल का इंतजार ही नहीं हुआ, 4 साल के अंदर रिवॉल्ट हो गया। इसलिए ये लास्ट चार्टर एक्ट है हमारा 1853 का। तो ये एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क बताता है। अब हुआ क्या इसमें, देखिए इस फीचर्स क्या क्या थे इसमें। इसने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को हमारे अलग करा।
क्या करा, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल काउंसिल के अलग कर दिया। और इसने कहा कि हमारे जो 6 नए मेंबर्स हैं वो ऐड होंगे। देखिए सरकार हमारी रूल हम पे करेगी, लेकिन मेंबर्स कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर आई कि हम लोगों पे रूल करने के लिए वो जो 6 मेंबर इन्होंने डाले वो इंडियन नहीं थे। इन्होंने कहा था कि 6 मेंबर्स होंगे हमारे अंदर जो कि काम करेंगे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल कही जाएगी जिसे हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। बट ये काउंसिल जो थी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगी, अडॉप्ट करेगी सेम प्रोसीजर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है। बट इसमें क्या था, इंडियंस नहीं थे, ये दिक्कत थी। और इसने क्या करा कि इसने देखिए इंट्रोडक्शन ऊपर हुआ था, कब हुआ था, 33 वाले में इंट्रोडक्शन हुआ था। और इसमें 53 में इन्होंने कह दिया कि हाँ एक ओपन कंपटीशन सिस्टम बैठ जाएगा सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो इंट्रोडक्शन किस में हुआ, 33 में हुआ, लेकिन उसने कोड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया यूपीएससी के लिए, मगर यहाँ पर इन लोगों ने उसको परमिशन दे दी। तो इसमें ये किस में हुआ था, मैकले कमेटी बैठी थी और उसने इसको परमिशन दे दी थी। और इसने कंपनी का रूल को फिर से इन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम कंपनी रूल अभी भी करेगी, लेकिन वो अब अंडर द ब्रिटिश क्राउन काम करेगी। लेकिन इसने ये इस टाइम ये नहीं बताया था कि कब तक करेगी। पिछली बार तक सब एक्ट में उन्होंने कहा था कि 20 साल करेगी, इतना टाइम करेगी, नेक्स्ट चार्टर कब आएगा, बट इसमें इन्होंने कहा ही नहीं कि कब तक करेगी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि अब कंपनी हो गई। नाउ इसने क्या करा, फर्स्ट टाइम क्या करा, ओपन इलेक्शन सिस्टम कर दिया, लोकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि लोग अब इंडिया से भी अपने मेंबर्स दे सकते हैं कि कौन कौन मेंबर होंगे। बट लोकल मेंबर्स इन्होंने कहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बेंगल एंड आगरा, ये 4 जो जगहें याद रखने की हैं कि 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे काउंसिल के, जिसमें से 4 जो होंगे हमारे लोकल अपॉइंटेड हो जाएंगे। बट वो लोकल अपॉइंटेड कहाँ से होंगे, एक मद्रास का, बॉम्बे का, बंगाल का और आगरा का। अब उसके बाद में आता है क्राउन रूल। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, फिलहाल ये ज़रूरी थी कि ये लंबी हो जाए। लंबा होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको एक ही बार में सारे चार्टर एक्ट ख़त्म करा दूँ। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको पढ़ें, रिवाइज़ करें। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें आप। और हाँ, कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। नाउ द होमवर्क इज़ यू हैव टू रिवाइज द चार्टर एक्ट्स। जो कोई कहीं पे भी डाउट हो, इश्यूज़ हों, आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो के कभी कभी हो जाता है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।